नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मेरा गांव मेरा देश की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कल कैबिनेट का विस्तार होगा। दरअसल हरियाणा कैबिनेट का कल विस्तार होना है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम सामने आ रहा है। वहीं कमल गुप्ता को भी जगह मंत्रिमंडल में मिल सकती है। हिसार से बीजेपी विधायक हैं कमल गुप्ता, जिनको मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जगह मिल सकती है। वहीं दीपक मंगला को भी जगह मिलती हुई नजर आ रही है। पलवल से विधायक हैं दीपक मंगला। विस्तार के साथ मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम सामने आ रहा है। वहीं कमल गुप्ता को भी जगह मिलती हुई मंत्रिमंडल में नजर आ रही है। बता दें कि हिसार से बीजेपी विधायक है कमल गुप्ता, जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं दीपक मंगला को भी मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पलवल से विधायक हैं दीपक मंगला, जिनको मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जगह मिल सकती है। विस्तार के साथ साथ मंत्रिमंडल में फेरबदल भी होने की संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी सबसे पहले हर खबर हरियाणा पर तमाम खबरें। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई खबर, सबसे पहले हर खबर हरियाणा पर आपके सामने। राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। विस्तार के साथ साथ मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है। हर खबर पर देखिए सबसे पहले तमाम बड़ी खबरें, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हर खबर हरियाणा पर हम आपको पहुंचा रहे हैं। पलवल से विधायक हैं दीपक मंगला, जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ कुछ और भी बड़ा फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। कल हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है। शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर जेजेपी से देवेंद्र बबली का नाम सामने आ रहा है। वहीं कमल गुप्ता को भी जगह मिलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि कमल गुप्ता हिसार से बीजेपी के विधायक हैं। वहीं पलवल से विधायक हैं दीपक मंगला, जिनको मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जगह मिल सकती है। और आप आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दीपक मंगला आखिर है कौन। तो कौन है दीपक मंगला? दीपक मंगला को भी हरियाणा के मंत्रिमंडल में विस्तार में जगह मिल सकती है। पलवल से बीजेपी के विधायक हैं दीपक मंगला। पहली बार 2019 में वो विधायक बने थे, जिनको अब मंत्रिमंडल में विस्तार के दौरान जगह मिलने की संभावना नजर आ रही है। देवेंद्र बबली का नाम भी यहां सामने आ रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र बबली का मंत्री बनना तय है। टोहाना से जेजेपी विधायक हैं देवेंद्र बबली, जिनका नाम सामने आ रहा है। ये 2019 में पहली बार विधायक बने थे। तो कमल गुप्ता भी मंत्री बन सकते हैं। कौन है कमल गुप्ता, ये भी हम आपको बताएंगे। हिसार से बीजेपी के विधायक हैं कमल गुप्ता, जिनको मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जगह मिल सकती है। दो बार से ये विधायक हैं और इनको अब मंत्रिमंडल में विस्तार में जगह मिल सकती है। 2014 और 2019 में उन्होंने जीत भी हासिल की है। तो मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख यहां मिल गई है। 28 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। ये काफी पेचीदा मंत्रिमंडल विस्तार नजर आ रहा है, क्योंकि कयास बहुत लंबे समय से लगाए जा रहे थे। मंत्रियों के परफॉर्मेंस को भी यहां नोटिस किया जा रहा है। कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं मौजूदा मंत्रियों के मंत्रालय में भी फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। कौन है दीपक मंगला, हम ये भी आपको बता रहे हैं कि दीपक मंगला हिसार पलवल से विधायक हैं और पहली बार 2019 में विधायक बने थे। वहीं देवेंद्र बबली का भी नाम मंत्रिमंडल में सामने आ रहा है, जिनका ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र बबली मंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनना उनका तय भी माना जा रहा है। टोहाना से जेजेपी के विधायक हैं देवेंद्र बबली, जो कि 2019 में पहली बार विधायक बने थे। और कमल गुप्ता के नाम पर भी यहां पर मोहर लग सकती है। कमल गुप्ता भी मंत्री बन सकते हैं। जो हिसार से बीजेपी के विधायक हैं कमल गुप्ता, ये भी मंत्रिमंडल में मंत्री बन सकते हैं। 2 बार से विधायक हैं। बढ़ते आगे, बात अब करनाल की करेंगे, जहां करनाल के तरावड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंटीग्रेटेड पैक हाउस और फसल समूह केंद्र की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने बागवानी, फसल, मत्स्य पालन के प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया। बता दें कि इस दौरान
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है। वहीं जिसके लिए प्रदेश अपने स्तर पर कई तरह की योजनाएं भी चला रही है। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने किसान नेताओं पर निशाना भी साधा और कहा कि वो शुरू से ही ये कह रहे थे कि किसानों का आंदोलन सिर्फ राजनीति के लिए ही था। सीएम ने वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि प्रदेश में 15 से 18 साल तक के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन जरूर होगा। लेकिन बारिश के दिनों में तो छिड़काव करना मुश्किल है। बारिश के मौसम में थोड़ी सावधानी तो रखनी पड़ेगी। उसी के अंतर्गत आज ये जो हम देख रहे हैं कि एक पैक हाउस कम कोल्ड स्टोरेज और कम प्रोसेसिंग सेंटर ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है। 4 करोड़ के आसपास इसमें सब्सिडी है। बाकी पैसा जो है ये यहाँ जो एफपीओ बना है 170 किसानों का ये एफपीओ है। इस एफपीओ के सब किसानों को इसका लाभ होगा। अपनी सब्जियां अपने फल यहाँ रख सकेंगे और समय पर जब अच्छी कीमत बाजार में मिलती है तब उसको बेच सकेंगे। उसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, उसकी पैकिंग भी कर सकते हैं ताकि उसको मार्केट में चाहे देश की मार्केट हो चाहे विदेश की मार्केट उसमें बेचा जा सके। ऐसा ये 7वां पैक हाउस आज जो है ये बनाया जा रहा है। हमारा टारगेट है 50 इस प्रकार के पैक हाउस बनाने की ताकि किसानों की एक प्रकार से जो छोटी जोत का किसान है उसकी आय बढ़ सके। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये जो बढ़ता हुआ कोविड का प्रकोप तीसरी लहर का जो शुरू हो गया है इस समय पर उन्होंने इस बात की चिंता की है कि जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन का इंजेक्शन 3 तारीख से वो शुरू हो जाएगा और जितने भी हमारे 15 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के ऐसे हरियाणा के हमारे जो बालक होंगे छात्र छात्राएं होंगी इनकी संख्या लगभग 12 से 14 लाख होगी प्रदेश में। इनको बहुत जल्दी कोविड का पहला टीका लग जाएगा और जहां तक 2 टीके की बात है उसमें भी सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज तो हमारी 95% से ऊपर हो गई है, सेकेंड डोज भी लगभग 65% हो गई है और हमने इसके लिए सख्ती करने के लिए कहा है कि 1 जनवरी के बाद सार्वजनिक स्थानों के ऊपर ये जो 2 इंजेक्शन वाले लोग ही एंटर कर पाएंगे, अन्यथा वहीं व्यवस्था रखेंगे जिसका सेकंड डोज ड्यू है उसको सेकंड डोज भी वहीं लगवाया जाए। उन्होंने पहले ही शंकाएं व्यक्त की थी कि इस आंदोलन के पीछे उनका एक मोटिव है और वो मोटिव पॉलिटिकल मोटिव है। हालांकि इस प्रकार के सामाजिक आंदोलन वो पॉलिटिकल मोटिव न रख करके अगर करें तो शायद उनका लाभ समाज को ज़्यादा होता है, लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिकल मोटिव रख के वो चले हैं तो किसान को भी समझ में आ गया कि ये उनकी जो लीडरशिप थी ये राजनीतिक महत्वाकांक्षी वाली योजना थी। उन्होंने अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए आगे किया है। लोकतंत्र है, चुनाव कोई भी लड़े, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम आंदोलन की राह पकड़ करके और किसानों के आंदोलन की राह पकड़ के वो इस प्रकार का उन्होंने किया, इसको किसान पसंद नहीं करेगा ऐसा मुझे लगता है। चंडीगढ़ बढ़ते आगे, जहां गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी बातें सामने रखी। धनखड़ ने इस मौके पर कहा कि किसी कांग्रेसी ने काला पानी की सजा नहीं काटी। कांग्रेस के शासनकाल में इतिहास को छिपाया गया है। दरअसल बीते कुछ वक्त से सवाक को लेकर जंग छिड़ी हुई है। वहीं ओपी धनखड़ की माने तो हरियाणा का 125 सदस्य प्रतिनिधिमंडल न केवल काला पानी जाकर वहीं शहीदों को नमन करेगा बल्कि 30 दिसंबर को सेलुलर जेल पर आजादी के नगमे भी गाएगा। तो वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी मनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि पत्रकारों को संबोधित करें। क्योंकि अटल जी की सरकार थी जब सावरकर जी की एक पट्टी लगाई गई थी सेलुलर जेल में, इस पट्टी पर यह लिखा था कि हमने इस रास्ते को किसी भावुकता में नहीं सोच समझ कर चुना है। हमें इसका ये मालूम था इसका अंजाम क्या होगा और परिणाम क्या होगा। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो पट्टी उतार दी कांग्रेस के द्वारा। सुषमा जी उस पट्टी को दोबारा लेकर गई थी सभी सांसदों के साथ, तब मैं पहली बार गया था। सेलुलर जेल के बाहर हमको गिरफ्तार कर लिया गया था। तब मैंने एक बात वहां जाननी चाहिए थी आप जैसे सब जानकार लोगों से, क्या किसी कांग्रेसी को काले पानी की सजा हुई थी? तो एक भी कांग्रेसी को काला पानी की सजा नहीं हुई। गांधी जी कभी आए थे क्या? नहीं, उनकी एक चिट्ठी आई थी केवल।
बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस वक्त की बड़ी खबर रतिया से हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रतिया से। विजिलेंस ने पटवारी को गिरफ्तार किया है, जहां 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया था। एसडीएम भारत भूषण कौशिक का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। मामले की जांच में विजिलेंस टीम जुट गई है। रतिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लगातार तमाम घोटालों के मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, वहीं एक और ये घोटाला निकल करके सामने आया जिसमें 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। भारत भूषण जो कि एसडीएम है, उनका नाम भी शामिल बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर रतिया से। बहुचर्चित जमीन घोटाला मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विजिलेंस ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। 6 लोगों के खिलाफ यहां मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से एसडीएम भारत भूषण कौशिक का भी नाम सामने आया था। हालांकि मामले की जांच में विजिलेंस की टीम जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रतिया से, जहां विजिलेंस की टीम ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एसडीएम का नाम भी सामने आया था, इसमें शामिल बताया जा रहा था। अब विजिलेंस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बहुचर्चित जमीन घोटाला मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विजिलेंस ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। 6 लोगों के खिलाफ यहां मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से एसडीएम भारत भूषण कौशिक का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। मामले की जांच में विजिलेंस की टीम जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यहां 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, इसमें एसडीएम का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। विजिलेंस ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा यहां दर्ज किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर रतिया से, जहां मामले की जांच में विजिलेंस की टीम जुटी हुई है। दरअसल बहुचर्चित जमीन घोटाला मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से एसडीएम भारत भूषण कौशिक का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। विजिलेंस की टीम जांच में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रतिया से, जहां पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो रतिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विजिलेंस की टीम की एक और बड़ी कार्रवाई निकल करके सामने आई है। बता दें कि ये जमीन घोटाला मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इससे पहले भी कई मामले घोटाले के निकल करके सामने आ चुके हैं, लेकिन बहुचर्चित जमीन घोटाला मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। ओमिक्रॉन के मामले को लेकर यहां बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। दरअसल ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। युवती और युवक जो कि विदेश से लौटे थे, वो भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदाबाद में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि की गई है। युवक और युवती ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। विदेश से लौटे थे युवक और युवती, जो कि दोनों ही पॉजिटिव पाए गए हैं। कनाडा से युवती लौटी थी, नाइजीरिया से युवक लौटा था, और अब ये दोनों ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। बता दें कि विदेश से दोनों युवक युवती लौटे थे, कनाडा से युवती लौटी थी, जबकि नाइजीरिया से युवक लौटा था, और अब दोनों में ओमिक्रॉन के संक्रमण देखे गए हैं। ओमिक्रॉन के 2 मामलों की यहां पुष्टि की गई है। बता दें कि नाइजीरिया से युवक लौटा था, जिसमें अब ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नाइजीरिया से युवक लौटा था, जबकि कनाडा से युवती वापस भारत लौटी थी, और इसके बाद जब सैंपलिंग की गई तो दोनों युवक और युवतियों में ओमिक्रॉन के संक्रमण पाए गए। दोनों ओमिक्रॉन से पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। लगातार देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर जहां प्रदेश सरकार भी सजग नजर आ रही है, वहीं केंद्र सरकार भी एहतियात के तौर पर तमाम जरूरी कदम उठा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग तैयार है। डॉक्टर्स की एक टीम बनाई जा रही है, जहां ओमिक्रॉन को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी सजग नजर आ रहा है। वहीं ओमिक्रॉन के 2 और मामलों की पुष्टि भी की गई है, जहां
कई राज्यों से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हुए नजर आ चुके हैं। वहीं यहां 2 मामलों की और पुष्टि की गई है। बता दें कि विदेश से लौटे थे ये युवक और युवती, जो कि दोनों ही ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। नाइजीरिया से युवक लौटा था, जबकि कनाडा से युवती भारत वापस आई थी। और अब बात सिरसा की करेंगे, जहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम कर रही है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि साल 2022 में सीएचसी को मॉडर्नाइज करने पर जोर रहेगा। सरकार की कोशिश है कि जनता को घर बैठे ही सुविधाएं मिल पाएं। तो वहीं किसान नेताओं के राजनीतिक पार्टी बनाने पर भी दुष्यंत चौटाला ने निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान नेता लोगों को भ्रमित कर अपनी राजनीति चमकाने के लिए चुनाव में उतरे हैं। तो पहले दिन से साफ था कि जो लोग आगू होकर इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा रखकर गए, मंशा डे 1 से साफ थी कि उनको राजनीति में उतरना उनका लक्ष्य, ना कि संघर्ष करना। और ये दिन प्रतिदिन साबित हो रहा है। एक नहीं 2 पार्टी तो बन चुकी। और मुझे तो लगता है ऐसे ऐसे आने वाले दिनों में जिन जिन प्रदेशों में चुनाव ड्यू है, वहां भी इसका असर देखने का काम करेंगे कि लोगों को कैसे मिसगाइड कर अपनी राजनीति चमकाने में कई लोग मैदान में होते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कहा कि ये संयुक्त किसान मोर्चा से अलग है, हटके है, एक बैठक की जाएगी। क्या लगता है, अगर 32 पंजाब की यूनियन में से 25 यूनियंस एक नया मोर्चा बनाकर उसको पॉलिटिकल स्वरूप दे रही है, तो अलग कैसे? तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान यहां सामने आया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजनीति चमकाने में किसान उतरे हैं। दरअसल सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नजर आए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जहां उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम कर रही है। वहीं साल 2022 में सीएचसी को मॉडर्नाइज करने पर भी सरकार का जोर रहेगा, ये भी उन्होंने जानकारी दी। वहीं उन्होंने किसान नेताओं के राजनीतिक पार्टी बनाने पर भी निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर कहा कि किसान नेता लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। राजनीति चमकाने के लिए चुनाव में यहां किसान नेता उतर रहे हैं। और अगली खबर चरखी दादरी से है, जहां इनेलो के प्रदेश युवा प्रकोष्ठ प्रभारी कर्ण चौटाला कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी किया। मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से आज हर वर्ग दुखी है। आज किसान, व्यापारी और मजदूर अपने हक को पाने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभिषेक चौटाला ऐसे विधायक हैं जिन्होंने किसानों के दुख दर्द को समझते हुए विधायक पद से इस्तीफा दिया। वहीं कर्ण चौटाला ने कृषि कानून पर कहा कि सरकार की ओर से तानाशाही दिखाते हुए कृषि कानून वापस लिए गए, लेकिन किसानों की एकता ने सरकार को कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय को लेकर के जो हमारी पार्टी की मुहिम चल रही है, उसके तहत आज अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। और किस प्रकार जो प्रदेश में एक तो खास तौर पे युवाओं के साथ अत्याचार हुआ है, चाहे नौकरियों के मामले हैं, जिस प्रकार से 2 दर्जन से ज्यादा पे घोटाले हो चुके हैं नौकरियों के अंदर, और डीसी रेट के ऊपर किस प्रकार 3 कैटेगरीज में हमारे प्रदेश को बांटा गया और उसमें जो वेतन है उसके अलग अलग रेखाएं बनाई गई, उसको लेकर के भी नौजवानों से बात करने यहाँ पे आए। और किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नूनी की पंजाब में बनाई गई राजनीतिक पार्टी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा 15 जनवरी को कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। जी हां, चन्नूनी की पार्टी बनते ही किसानों में विरोध भी शुरू हो गया है। कृषि मंत्री के बयान पर भी किसान नेताओं की तल्ख टिप्पणियां शुरू हो गई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलदेव सिंह सिरसा ने मीडिया से बातचीत में गुरनाम सिंह चन्नूनी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आड़े हाथों लिया और बलदेव सिंह सिरसा इस दौरान कहा कि चुनाव लड़ना किसी भी संयुक्त किसान मोर्चा की नीति नहीं रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से बातचीत
के सामने। उस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की शहादत अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, किसानों की मांगे भी सही तरह से पूरी नहीं हुई थी। ऐसे में राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय गुरनाम सिंह चन्नूनी का व्यक्तिगत हो सकता है। देखिए, ये जो हमारे कुछ किसान संगठन जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वो अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं। हमारे उन्होंने संयुक्त मोर्चे से अलग होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा संयुक्त मोर्चे का ये फैसला था कि हम राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे और किसी भी राजनीति को हमने जो है हमारी स्टेज पर नहीं आने दिया। ये ठीक है कि हम राजनीति को ये नहीं मानते कि राजनीति को बहुत बुरी है, लेकिन आजकल जो राजनीति है ये मतलब कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो चुका है और सिस्टम हमारा खराब हो चुका है और इस सिस्टम को हम इतनी जल्दी संवार नहीं सकते। इसलिए फिर जो इलेक्शन है, किसान आंदोलनकारियों को जो इलेक्शन आज लड़ना ये और प्रदेश में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को चंडीगढ़ में 2 नए मामले और गुरुग्राम में एक नया मामला सामने आने के बाद यमुनानगर में भी 3 ओमिक्रॉन के मामले को लेकर पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग एक ही परिवार के हैं। तीनों लोग पिछले दिनों नीदरलैंड से सामने आए थे। वहीं यमुनानगर में आने पर इनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इनका सैंपल लेकर दिल्ली भेजा गया, जहां रिपोर्ट आने पर तीनों में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए हैं। इन तीनों को स्वास्थ्य विभाग ने अपनी निगरानी में रखा है। बता दें कि यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता का कहना है कि तीनों की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। उन्हें आइसोलेट किया गया है। 14 दिन के बाद फिर से इनकी जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इनके संपर्क में आए 20 और लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं। यमुनानगर जिले में 26 तारीख को 3 पॉजिटिव केसेस ओमिक्रॉन के कंफर्म किए गए हैं। ये लोग जो थे यूरोप से इनकी अराइवल हुई है और एयरपोर्ट पे इनके सैंपल जो है टेस्ट करके भेजे गए थे। जैसे ही इनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई उसके बाद इनके ओमिक्रॉन के सैंपल जो दिल्ली टेस्ट करने भेजे गए और 26 तारीख को इनकी जो है रिपोर्ट दिल्ली से आई है जो पॉजिटिव आई है। इन लोगों को जो है जो पेशेंट्स हैं इनको आइसोलेट किया गया है फैसिलिटी में कोविड वार्ड के अंदर। और इसी के साथ मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।